नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीसीसी लाइव संवाद। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में अभी तो 1 सप्ताह का समय है जब पहले चरण के मतदान शुरू होगा। नामांकन हो चुका है, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन अब धीरे-धीरे जो चुनाव का चर्चाओं का माहौल है, वो घर से निकल कर के, पार्टी कार्यालयों से निकल कर के चाय की दुकानों पर लोग बैठ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। किस पार्टी का कितना नफा-नुकसान हो रहा है, जातिगत समीकरण क्या है, विकास के मुद्दे का कितना असर है, इन सब लोगों को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। इस समय हम बस्ती लोकसभा क्षेत्र में हैं, एक चाय की दुकान है, यहाँ पर तमाम सारे लोग बैठे थे, तो हमने कहा कुछ चुनाव को लेकर चर्चा किया जाए। क्या कुछ 10 साल का कार्यकाल कितना है बस्ती में इस समय, जातिगत समीकरण को लेकर बड़ा चर्चा है। यहाँ से भाजपा से लगातार तीसरी बार रजत द्विवेदी को प्रत्याशी बनाया गया है। बसपा से ब्राह्मण चेहरा उतार दिया गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से जो है यहाँ से राम प्रसाद चौधरी मैदान में है। क्या कुछ माहौल है उसको लेकर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, अमेरिका प्रसाद रमन। जी सर। क्या है माहौल चुनाव का इस समय? अब सर जी, हम तो यहाँ बराबर रहते नहीं हैं, लेकिन जो भी है इसके बारे में अभी कन्फर्म हम नहीं बता सकते हैं। बराबर हम यहाँ रहते नहीं। कहाँ रहते हैं आप? हम बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर हैं, तो यहाँ आप कम। कर्मचारी? जी। आपका क्या नाम है? जी शिव प्रकाश जी गौतम। क्या करते हैं? करते हैं सर, हम बसपा के सेक्टर अध्यक्ष हैं और फील्ड में 2008 से हम बसपा के साथ हैं। जैसा कि माहौल है कि सामने दयाशंकर दयाशंकर मिश्रा जी आए हैं, तो हम लोग उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके और उनका साथ देंगे। नहीं, बता रहे हैं कि इसे जातिगत समीकरण बस्ती में कुछ गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है। कितना अच्छा ब्राह्मण चेहरा बसपा ने उतारा? ये अब इसमें क्या है कि ब्राह्मण चेहरा तो सामने ही है, लेकिन ये है कि अब उसमें अलग अलग आदमी का रवैया होता है, रूपरेखा होता है, तो इस हिसाब से आदमी अपना तय करता है कि हमको करना क्या है। ये सर, जो सरकार का कामकाज है उसका कितना असर रहेगा? सरकार का कामकाज भी ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि उस पर तमाम चर्चाएं, तमाम बातें हैं, उसको कहना ठीक नहीं है, चूंकि हम लोग नहीं कह सकते हैं। सरकार वर्तमान में जो भी है ठीक ही है। सामने क्या प्रक्रिया, नहीं, वो अपने कामकाज का दावा करते हैं कि राशन, पेंशन, आवास, शौचालय, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। तो आपको क्या लगता है, मतलब जो दावा कर रहे हैं वो उसमें कितना सफल हुए या कितनी सच्चाई है? आप भी घूमते हैं, लोगों से मिलते होंगे पार्टी के काम से, या वैसे भी सर्वे करते होंगे, तो कितना? समाज में ऐसे भी लोग हैं कि तमाम बिंदुओं पर चर्चा होती है कि हमको राशन मिल रहा है 5 किलो, शिक्षा का क्षेत्र सही है, लेकिन हमारे देखने में तो ये मतलब कोई ठीक नहीं लग रहा है। जैसे कि 5 किलो राशन पे और क्या नाम है, फ्री राशन मिल रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र देखा जाए तो मान लीजिए वो भी स्तर मतलब ठीक किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में कमी है? अब कमी नहीं है सर, लेकिन ये है कि अब उसमें तमाम प्रकार की बातें हैं। अब ऐसे ही निम्न चौराहे पे हम चर्चा नहीं करेंगे इन सब अच्छा, आप जैसे लोगों से मिलने जाते होंगे पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए, तो क्या मुद्दा आपका है? किस मुद्दे पे लोगों से अपील करते हैं पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए? किस, या कोई मुद्दा है या समीकरण कोई है, क्या आप लोगों से, मतदाताओं से बात करते देखिए, अभी तो हम लोग फील्ड में उतरे नहीं हैं, क्योंकि हमारे सामने हमारे प्रत्याशी महोदय का चेहरा आया नहीं था। अभी हाल ही में दयानंद मिश्रा जी का मान लीजिए हैं? दयाशंकर मिश्रा जी। जी आए हैं, तो अब इधर हम लोग फील्ड में निकलेंगे और उनके बारे में जो है चर्चा की बात करेंगे। अच्छा, वो ब्राह्मण चेहरा बड़ी चर्चा हो रही है, तो ब्राह्मणों का रुख क्या लग रहा है? कुछ बंटवारा होगा वोट? फील्ड में निकलेंगे तो साथ से माहौल मिलेगा, मतलब ब्राह्मण चेहरा। आप इतने दिन से फील्ड में है, निकलने के लिए क्या हो, तो कहने वाली बात होती हाँ है। सर, तो अब निकलेंगे हम बाहर में, तो साथ से चर्चाएं क्या होगी, कैसे होगी, उसको मालूम पड़ेगा। लड़ाई में रहेगी बसपा? जी साहब, लड़ाई में रहेगी। किससे लड़ेंगे, सपा की भाजपा से? अब हमारे यहाँ कप्तानगंज विधानसभा बस्ती जिले में तो हमें लगता है कि सभा से लड़ाई है, माननीय राम प्रसाद चौधरी जी से। जी। अच्छा, आप सरकारी व्यवस्था, पुरानी पेंशन का एक मुद्दा बड़े चर्चा में रहता है, अक्सर आंदोलन होता है, आप लोगों की मांग रहती है, आप हो सकता है उस व्यवस्था में हो, लेकिन जो नए लोग हैं, अच्छा आप लोग भी नहीं, तो ये चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है कि विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में लड़ाई बहुत होती है, संघर्ष बहुत होता है, लेकिन इतना बड़ा परिवार आप लोगों का है शिक्षकों का, या शिक्षा जो शैक्षणिक कर्मचारी हैं, तो क्यों ये मुद्दा नहीं बन पाता? सर, ये दुख की बात है कि जिसे शिक्षक शिक्षित और जागरूक व्यक्ति है, उसके बाद भी एकता नहीं बन पाती है। और इससे भी ज़्यादा दुख की बात है कि कोई भी पार्टी इसको अपने मैनिफेस्टो में नहीं ले रही है। और बाकी शिक्षा में सुधार तो हुआ है, शिक्षा में
सरकार की कई योजनाएं ऐसी हैं जो बहुत लाभकारी हैं। गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है, हर एक चीज़ में सुधार हुआ है और काफ़ी अच्छी योजनाएँ थी। लेकिन इस मामले में जो है ओपीएस के मामले में ये वर्तमान सरकार इस पर अपना रुख दे भी नहीं रही है और अन्य पार्टियां जो हैं वो इसको अपने घोषणा पत्र में शामिल भी नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने चर्चा किया है कि अगर उनकी, हालांकि इंडिया गठबंधन की बात हो रही है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो उस पर वो बात करेंगे, उसका निस्तारण करेंगे। देखिए सर जी, इस पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते इसलिए क्योंकि हमने देखा नहीं उनका, ना अभी घोषणा पत्र ना पढ़ा है, इसके बारे में सुने नहीं, तो हम क्या बताएं। अच्छा, इतना बड़ा परिवार है, इतने लोगों को इससे सीधे लाभ मिलता है। रिटायरमेंट के बाद आप लोगों के पास ऐसा कोई व्यवसाय भी नहीं रहता है, ऐसी कोई चीज की सर्विस में रहते हो कुछ किए हो कि 60 साल बाद फिर वो एक ठोस आधार बनेगा, तो क्यों लगता है सरकार इस पे क्यों नहीं पहल करती है? आपको क्या लगता है? जी सर, हमारा तो सरकार से यही अनुरोध है कि सरकार इस पर जो है विशेष करके शिक्षक सहित और भी जितने भी कर्मचारी हैं उनके आश्रितों के लिए या उन कर्मचारी या शिक्षक के रिटायरमेंट के बाद इसी वृद्धावस्था में उनका एक मजबूत सहारा बने, इसके लिए सरकार भी उपाय खोजे और कुछ अपनी योजना के तहत सुधार करके उसको नए रूप में ही दे। लेकिन कहने का मतलब हितकर करे तो हम यही रिटायरमेंट के बाद भरपूर सहयोग रहे, आर्थिक रूप से मजबूत रहे शिक्षक। आपका क्या नाम है? काशीराम। गाँव क्या हाल है अपनी बताइए? गाँव हमारे ठीक हाल है, माहौल क्या है? बढ़िया है। किसका बढ़िया है? बीजेपी का। बीजेपी बढ़िया है। हाँ हाँ, काम धाम कुछ हुआ है? काम बहुत हुआ हमारे गाँव, चारों तरफ पिछ हो गया है। क्यों नहीं काम हुआ है? काम तो हुआ ही है। शौचालय, आवास, राशन, सम्मान शौचालय निधि, का पैसा निकाल लिया, आज तक बना है, कंप्लीट नहीं हुआ है। इससे अच्छा काम क्या होगा? कौन निकाल लिया? पूर्व प्रधान द्वारा कितने शौचालय का 6 लाख रुपया। चेक कट गया सबके नाम पे? चेक नहीं कटा, शौचालय वो तो पता नहीं कितना निकाल लिए थे। वो व्यक्तिगत शौचालय में जो सार्वजनिक शौचालय बना हुआ, सामूहिक शौचालय, उसका पैसा निकल चुका है। हमारे गाँव का अभी तक चालू ही नहीं हुआ है। अभी मिर्वापुर का शौचालय नहीं चालू हुआ? यस, आज तक भी मतलब जो है शौचालय भी हमारा गांव है। एक मैटर था, हमारे गांव का पूरा पैसा निकाल लिया गया था, बाउंड्री वाला। उसका दरखास्त दिए, पूरे समाज में कलंकित हो गया हमने, इसलिए मैंने चुप मान लिया। कौन सी बाउंड्री? विद्यालय की बाउंड्री का था। तो बनी थी बाउंड्री? कहाँ बनी थी? पूरा पैसा निकल गया था, जब दरखास्त दिए तो जाके बना है। नहीं है तो उस हम ही खबर लिखने वाले उसके हैं, हम ही चलाने वाले हैं। बाउंड्री सुनिए, बाउंड्री बनी, उसके बाद अव्वल ईंटें बनी। अरे पत्थर से बनवाए हो, लेकिन दरखास्त देने के पहले क्यों नहीं बनवाए थे? कहाँ चले गए सब लोग? आप लोग दरखास्त दिए, पहल किए, सरकार कहाँ चला गया था? अभी भी हमारे गाँव में 13 लाख रुपया गबन हुआ है, एक पैसे का काम नहीं हुआ है। पक्का वर्ग में देता हूँ आपको लिख करके। अगर जांच हो जाए, अगर बताइए सरकार कोई बचा पाए तो बताइए, बचा ले पाए, अगर सही जांच हो जाए। निष्पक्ष शिकायत किए हैं आप? शिकायत नहीं की, हम क्यों मान लिए? कहे कि तुम प्रधान हो गए तो क्या करोगे? यही दरखास्त दोगे बार बार पिछले कार्यकालों का कि तुमको प्रधानी करना है, कि तुमको प्रधानी करना है कि नहीं करना है? सीडीओ ने स्वयं कहा हमारे सामने बुला करके कि प्रधान हो गए हो तुम काम करोगे कि मतलब विवाद करोगे गाँव में नेतागिरी करोगे? मैं चुप मान लिया, भाई ठीक है, खाओ लूटो, हमको क्या करना है? हमारे कार्यों का एक काम करो, 4 बार जांच होता है। अभी परसों जांच हुआ, चौथा जांच हुआ, दबाव बनाया, टाचर के कुछ बचाव चबा हूँ। हम लोग शिकायत कर रहे हैं। शिकायत अब लीला भगवान की है तो क्या करेंगे? अच्छा ये बताइए, जो शौचालय का कितना काम ढांचा उसका खड़ा है? कुछ ढांचा खड़ा है, अंदर सब बेकार है। कितना 12 लाख वाला था कि छोटा वाला? छोटा था, 692 वाला जी। अच्छा ये बताइए कि बस्ती में लड़ाई में कौन आमने सामने? बस्ती में कौन? सरकार से कौन लड़ पाएगा? किसकी औकात लड़ने की सरकार से? अब जिसके साथ पूरा समाज हो, वर्ग विशेष हो, सारी संस्था हो, प्रधान हो, बीडीसी हो, तो कौन उसको कौन हरा पाएगा? अरे तो जो पिछली पार्टी वो सरकार रही तभी उनके साथ सब कुछ नहीं होता है। लोग हारे नहीं, इतना काम हुआ है कि मतलब जो है लोग खुदे गाथा गा रहे हैं, कैसे हारेंगे? हारने कोई सवाल नहीं है। काम हो रहा है। काम क्यों नहीं हो रहा? हमारे तो भाई चारों तरफ गांव के पिछ हो गया है, सरकार की व्यवस्था बढ़िया चल रही है, लेकिन लूटने वाले लूट रहे हैं। उनको सब छोड़िए, हमको समीकरण बताइए बस्ती का। सड़क और बिजली पानी सब ना बताइए, तो जो बन रहा है, जो पोल वो सब देख रहे हैं, हमको समीकरण अंदर का बताइए। समीकरण अंदर का त्रिकोणीय लड़ाई हो गया। हाँ, अब मुद्दे पे आप आए, बताइए। ब्राह्मण प्रत्याशी आने से लड़ाई त्रिकोणीय हो गया। अब ब्राह्मणों के हाथ में, अगर ब्राह्मण वो अपना प्रत्याशी अपने
और अब कैच चले जाएगा तब तो लड़ाई में रहेंगे, नहीं तो बेकार है। नहीं तो ब्राह्मण जिसके सच्चाई साथ, बता दिया मैंने। सुनिए, हाँ आप सच्चाई बता रहे हैं, क्या वो तो समय बताएगा, लेकिन जैसे ब्राह्मण जिसके साथ जाएगा दोनों ब्राह्मणों में से, तो उसका पलड़ा भारी रहेगा। यस, अगर ब्राह्मण अगर आधा ले लिए मिश्रा जी, तब लड़ाई त्रिपुरी हो जाएगी। मिश्रा जी लोग सड़क रहेगा। अब भाई ब्राह्मण लोग जाने, वो तो बुद्धिमान वर्ग है। अच्छा, आप लोगों की बिरादरी एकदम तैयार है स्वीकार करने नहीं, के लिए? हमारी बिरादरी तो जो है मतलब कुछ पार्टी से मतलब है उसको। पार्टी से मतलब है, और जो कुछ कैडर को तो कैडर को मिलेगा ही, और बाकी हम तो भाई पद पर हैं, तो हम तो सरकार के ही साथ में रहेंगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। सरकार का दबाव है। दबाव की बात नहीं है, दबाव की बात नहीं, लेकिन यह तो सरकार साथ रहेंगे ना। सही बताइए, त्रिकोणीय लड़ाई है, मान लिया आप बहुत सही चीज आप बता रहे हैं, तो त्रिकोणीय लड़ाई में बसपा किससे लड़ेगी, सपा से कि भाजपा? अब देखिए कौन लड़ता है। मुद्दा मुद्दा जो विकास की बात आप कर रहे हैं, मुद्दा विकास रहेगा कि जातिगत समीकरण? देखिए ऐसा विकास का भी मुद्दा रहेगा और जातिगत भी मुद्दा रहता है हमेशा भी। कुछ वोट ऐसा होता है कि वो जाति के ऊपर जाता है। अब अगर ब्राह्मण प्रत्याशी अगर मिश्रा जी अपना कैच कर ले गए, तब तो लड़ाई में रहेंगे, अन्यथा मतलब नहीं, बाहर रहेंगे। और ये कौन? सांसद जी, सांसद तो ही है, ब्राह्मण नाराज होंगे। चाहे जो भी लड़ेंगे तो वो सांसद ही लड़ेंगे ना, जो लड़ेगा उन्हीं से लड़ेगा। उन्हीं लड़ेगा। अरे भाई चलिए, आपका क्या नाम है? जानकारी तो नहीं है? नहीं नहीं नाम बताइए तो। भवानी। यानी भी साथ में प्रधान जी? नहीं नहीं, हम दूसरे जगह आए हैं, हम लोग कहाँ से आए? विधानसभा यही ना है? जी जी। क्या लग रहा है, कुछ नरम गरम बताइए। वो प्रधान जी सही बताए, कोई गलत नहीं प्रधान जी सही बताए। इसके बाद चेहरा साफ होगा, जब बच्चा दाखिला हो जाएगा, तभी कौन आएगा कौन अभी और भी जाएगा। कुछ समीकरण बनना बिगड़ना कुछ है? भी हो सकता है, कुछ क्या, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। कौन फाइनल होता है कौन नहीं फाइनल होता है, कैसे माना जाए। जो लड़ाई आएगी वो सामने पे आप लोगों से, बस बस मुलाकात होगी। अरे आज का बताइए, मुलाकात हम गाजीपुर बलिया बनारस कहाँ रहेंगे? आज बता, आज मुलाकात हुई है इतने दिन बाद, तो आज का बताइए माहौल। अरे मिलेगा पंडित क्या? जी आए, पंडित जी आए, ठीक है। हम यही जानने के लिए आए हैं कि से पंडित जी के बसपा से आने के बाद जो है अब किस तरीके से खिचड़ी नहीं पक रही है? खिचड़ी कोई पकने वाली नहीं है। जैसे वो अपने जातिगत विशेष, अगर जब लड़ाई होगी तो उनके पास दो बेस का तो वोट आएगा ही। एक जिस पार्टी से आए उस पार्टी का कैडर का वोट, दूसरा जातीय समीकरण से। अब कितना वो भारी हो पाएंगे, कितना मेहनत कर पाएंगे वो उनके ऊपर। नहीं, जैसे कैडर उनके या जो जो उनके कैडर तरफ का वोट है, हमेशा से जो बसपा का कैडर का वोट है, वो उसमें कोई जाति का असर कुछ दिखता है कि कैंडिडेट से मतलब नहीं है, पार्टी फोरम से मतलब? देखिए उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो चुनाव है, पार्टियां हैं। ये जातीय समीकरण अगर ले लिया जाए तो हर पार्टी में हर वर्ग के लोग हैं। ये कोई बात नहीं है कि एक वर्ग के लोग एक ही पार्टी में है, पार्टी के आधार पे, संबंधों के आधार पे सब हर पार्टी में है। बशर्ते जो कैडर के लोग हैं वो कैडराइज हैं, हर पार्टी के, हर पार्टी में रहेंगे अपने कैडर के लोग। बाकी 2-4% जो अपने व्यक्तिगत पे जाते हैं वो इधर उधर आते जाते रहेंगे। अब वो पर्चा दाखिला होने के बाद ही कोई चीज संभव होगी। जब इतना टहल घूम रहे हैं, अभी बहुत प्रधान जी बहुत टाइट बोले हैं, तो मुद्दा क्या बन रहा है? समीकरण जाति वाला रहेगा, कुछ काम धाम का भी मुद्दा रहेगा? अरे क्यों नहीं काम, सरकार इतना अच्छा सब काम किए हैं, क्यों नहीं होगा। इतना काम अच्छा किए हैं, जो अभी फ्री राशन दे रहे हैं, और फिर ये सम्मान निधि की बात है, ये तमाम ऐसी बातें हैं, गैस की बात है, तमाम ऐसी बातें। कोई किसी काम थोड़ी ना भूल पाएगा, कोई किसी काम थोड़ी ना भूल पाएगा। जो काम किया गया वो तो लाइट देगा ना, ऐसी कोई बात नहीं। और मारकाट की स्थिति, कानून व्यवस्था क्या लग रहा है आपको? अब वो तो उसमें तो हम नहीं कुछ बता सकते हैं, अच्छा बुरा कुछ हुआ है? कुछ नहीं उसमें बता सकते हैं। आपका भाई साहब क्या नाम? मेरा नाम सुदर्शन कुमार है। तो कुछ काम धाम करते हैं कि पढ़ाई करते हाँ, हैं? मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, टीचर हूँ। वही मुद्दा आप लोगों का हाँ, क्या लग रहा है? जैसे आप युवा हैं, लंबी नौकरी है, फिर रिटायर होंगे, जिम्मेदारियां होंगी, पुरानी पेंशन क्यों मुद्दा नहीं बन पा? आप लोग जाते होंगे रैलियों में, आप तो बैठकों में जाते होंगे। और सरकार इसको अपने ध्यान इसको नहीं दे रही है। मेरा ही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि भाई वर्तमान सरकार अपने एजेंडे में इसको शामिल करे, और अगर
अपने कार्यकाल में इसमें दिला हमारा दे कहना है कि तो अलग अच्छा अलग है। निधियों में अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट सरकार करती है। तो ये अगर इतना बड़ा शिक्षकों का परिवार है और तमाम सारे कर्मचारी हैं, तो उनको पैसा देने में क्या दिक्कत है, पेंशन देने में? सरकार यही कहती है कि अधिभार आ रहा है ज्यादा, बस यही मुद्दा नहीं, है। तमाम ऐसे काम हैं कि जिसको ये करके उसको मैनेज करके किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, राज्यों में हो भी रहा है, कई राज्यों ने पुरानी पेंशन को बहाल भी किया है और वर्तमान सरकार के आने से कई जगह वापस भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, जैसे जो ये हम ये समझना चाह रहे थे, जैसे जो किसानों का जो ये काला कानून की बात होती थी, आरोप लगाया जाता था, जो किसानों का कानून लेके आया गया, तो उसको लेकर के जब किसान सड़क पे उतरे, उन्होंने सड़क जाम किया, तमाम लोग उसमें मारे भी गए, तो वो फिर सरकार उसके पीछे कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि हम लोग किसानों को समझा नहीं पाए। तो शिक्षकों का इतना बड़ा समूह, इतनी बड़ी संख्या आपकी है प्रदेश में, वो इतना एकजुट होकर के एक सकारात्मक तरीके से सही फोरम पे सरकार को क्यों नहीं झुका पा रहे? ये कहीं ना कहीं तो कमी है, हम शिक्षक वर्ग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, अपनी क्या बात आपको रख लगता नहीं है पा रहे अगुवाई हैं। जो अगुवा है उनकी दिक्कत है, या जो शीर्ष पे संगठन के हैं उनकी दिक्कत है, क्या लग रहा है आपको? शीर्ष पे और अगुवा जो है, इनमें कमी तो है, कहीं हम अपनी बात कायदे से सरकार के पास रख नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे हैं, अपनी मुद्दा को हम बता नहीं पा रहे हैं, यही बात है। क्योंकि किसानों का जब आंदोलन हुआ तो उनके अगुवा एक थे और उन जो वो कहते थे वो किसान उस पर आगे चलते थे, लेकिन संगठनों में ऐसा दिखता है तो कई फाड़ में संगठन हो जाते हैं, दूसरा शीर्ष क्रम जो है वो अलग किसी संपर्क में है, जो मंडल स्तर पे है वो अलग संपर्क में है, तो उसको खामी उसको मानते हैं? वही शीर्ष जो गुट है वही बढ़ जाता है, एकत्र नहीं रह पाते, पर मुद्दा नहीं बना पाते हैं, बस यही है। उन्हें कहीं एकत्र हो जाएं, अपनी बात सरकार से कायदे रख दें, तो सरकार क्यों नहीं मानेगी। शिक्षकों का संगठन, शिक्षक ही सर्वोपरि है, सर्वोपरि है, सरकार किसी की हो, शिक्षक अगर हमारा संगठन तो उसके लिए हम लड़ेंगे। तो कई जगह ने जो शीर्ष नेतृत्वकर्ता लोग हैं उन्होंने अपनी बात मजबूती से रखा है, पीछे नहीं हटे, तो सरकार मानी भी है, सरकार ने किया है। अगर यहाँ भी मुद्दा बनाया जाए, कायदे से रखा जाए, तो सरकार मानेगी क्यों नहीं। कहीं ना कहीं कुछ प्रयास में कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है, उसकी भरपाई होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। चुनाव के अमित शाह जी के आ जाने से हमें तो वही लग रहा है कि अब त्रिकोणीय हो गया मुकाबला, दिलचस्प होगा चुनाव। हाँ दिलचस्प होगा। तो मिश्रा जी लड़ेंगे किससे, दुबे जी से कि चौधरी साहब से? अब तो अभी तो ये घोषणा हुआ कि मिश्रा जी आए हैं, अब हाँ दिन तैयार हो रहा है, लेकिन ये है कि चर्चाएं जो हो रही हैं, इससे हो रहा है कि मिश्रा जी के आ जाने से लड़ाई त्रिकोणीय है। मिश्रा जी के आने से मिश्रा जी लोग उथल पुथल में है क्या? नहीं भाई, जैसे हमारे क्षेत्रीय हैं, यहाँ के हैं भाई, सबकी चाहत है। हम ये अक्सर हम तो जा रहे हैं चर्चा करते हैं लोगों से, तो हम देख रहे हैं मिश्रा जी के आने से बसपा से मिश्रा जी लोग ज्यादा हुआ अपोह में। नहीं है, कई लोग ने तो बात भी किया, हमारे पास एक दो लोगों ने फोन भी किया, भैया अपने रिश्तेदार हैं, आ गए हैं, अब देखिएगा जरा। हम लोग कहा भाई हम लोग तो है ही हैं, आप लोग देखिएगा। रिश्तेदार और संबंध का हवाला दिया हाँ दिया जा रहा है। हाँ ये हो रहा है कि नहीं भाई वो अच्छे हैं, तो कहा ठीक है भाई आ गए, ठीक है। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। भाई साहब जरा आप बताइए, बहुत देर से मैं आपको देख रहा था, क्या नाम है? सोमनाथ पांडे। पांडे जी, ये जो बस्ती में अब आमने सामने कहा जा रहा है कि दो ब्राह्मण चेहरे हैं, भाजपा से हरीश द्विवेदी हैं, 2 बार सांसद हैं, तीसरी बार पार्टी ने मौका दिया है, बसपा से भी मिश्रा जी आ गए हैं, तो ये जाति का कुछ असर रहेगा चुनाव में? पहली बात, आपको लग रहा है कि जाति से कुछ असर इसका दिखेगा, कुछ वोटों का बंटवारा होगा, या उससे कुछ भाजपा को नुकसान होगा, या बसपा का जो कोर वोटर है वो कुछ उसमें 2-4% कटौती आएगी मिश्रा जी के आने से जाति के आधार पर? क्या आपकी समीक्षा क्या? मुझे तो लग रहा है 2014 के बाद जातीय समीकरण टूट चुका है और 2019 में सबसे बड़े दलों का 2 गठबंधन हुआ था, सपा और बसपा का, तब भी भाजपा यहां से चुनाव जीती थी। ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा चुनाव जीतेगी और बम्पर वोटों से भाजपा बस्ती में चुनाव जीतने जा रही है। मिश्रा जी के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं। अभी तक पिछले दिनों से ये सड़कें टूटी हुई थी, कोई ध्यान नहीं दिया, आज के डेट में ये सड़क बन रही है। हम लोग अपेक्षा यही कर रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा और निश्चित तौर पे भाजपा एक बार पुनः फिर हाईट्रिक लगाकर सांसद जी इस बार मंत्री बनेंगे। बसपा वाले जो बता रहे हैं, चिल्ला रहे हैं वोट बटेगा, अब हमको ये बताइए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमको ये बताइए कि उससे भी तगड़ा कोई गठबंधन हो सकता है जो 2019 में हुआ था? 2 बड़े दलों का गठबंधन हुआ था, सपा और बसपा का।
उससे भी तगड़ा कोई गठबंधन हुआ है इस बार? उत्तर प्रदेश में तो 1952 से लेकर अब तक उतना मजबूत गठबंधन किसी का नहीं हुआ है। तो जब वो गठबंधन काम नहीं आया तो फिर क्या काम आएगा? अरे तो ये जो पीडीए सम्मेलन हो रहा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सब लोग मोदी और योगी जी के नाम पर वोट देने के लिए तैयार है और निश्चित तौर पर आने वाले 4 जून को भाजपा 400 के पार पहुंचेगी। अरे पहले 25 मई वाला बताइए, उसके बाद 4 जून बताइए। जो सम्मेलन हो रहा 25 है, मई को भी बस्ती जनपद में कमल ही खिलेगा। निश्चित तौर पे लड़ाई बसपा और भाजपा की हो गई है। सपा बस्ती जनपद में कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीती है। आमने सामने बसपा और भाजपा का चुनाव हो गया है, जो मेरा अनुभव कह रहा है। पंडित जी के आने से पंडित जी के आने से चुनाव हो गया है और निश्चित तौर पे पंडित जी सेकंड फाइटर फर्स्ट फाइटर के मूड में जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों की जो तैयारी है, निश्चित तौर पे मोदी जी और हरीश द्विवेदी की जो जोरदार तैयारी है, हम लोग चुनाव जीतेंगे। मुकाबला दिलचस्प होगा। बस्ती का मुकाबला उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दिलचस्प होगा। आने वाला समय बताएगा, लेकिन निश्चित तौर पे आमने सामने भाजपा और बसपा हो चुकी है। सपा लोकसभा के चुनाव से बाहर है। आने वाले समय में जो उन्हीं के दल के कई विधायक हैं, दिखाने के लिए कुछ कह रहे हैं लेकिन अंदरूनी कुछ करेंगे। ये मेरा अपना आकलन है। मैं किसी के बात सुनकर ये काम नहीं कह रहा हूं, लेकिन निश्चित तौर पे जिस दल के विधायक जो लोग हैं, झंडा लगाए हैं दल का, लेकिन अंदरूनी दूसरे लोगों की मदद करने की अपेक्षा दिखाई जा रही है, जनता के बीच में आ रहा है। सपा वाले मैनेज हो रहा है। देखिए, हो सकता है, कुछ भी होने को तैयार है। भाप लिएगा कि सरकार आ रही है? फिर भाप तो लेंगे ही। सरकार जिसकी है उसके साथ तो सब लोग जाने के लिए तैयार हैं। अक्सर जब कोई बात होती है तो कहते हैं कि जो है सरकार नहीं है, नहीं तो हम कुछ करते। हाँ, तो वो तो सही है भाई। सरकार में जो है उसके पास सब है। मतलब कुछ अंदर की खबर दे रहे हैं, कुछ चर्चा चल रही है। बिल्कुल सही, बहुत खबर चल रही है। और जैसा हमारा अनुभव कहता है कि निश्चित तौर पे यहाँ भाजपा और बसपा के आमने सामने लड़ाई हो चुकी है। आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हम लोग जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, एक दिन में सांसद जी हमारे लगातार 7-7, 8-8 कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी और दलों के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं और सांसद जी बस्ती जनपद में लगातार प्रतिदिन 8 से 10 के भी जातिगत कार्यक्रम हो रहे हैं। जातिगत कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन कहीं और दिखाई नहीं दे रहे हैं कि चौपाल हुआ 10-10 कार्यक्रम भाजपा के लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पे उसका लाभ हमें मिलेगा। मुद्दा क्या बनेगा बताइए? मुद्दा विकास का मुद्दा बनेगा। तमाम विकास हुए हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, तमाम विकास के मुद्दे हैं, सड़कें तमाम बन रही हैं। उस आधार पर हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे भाजपा ही नहीं, बस्ती में कितना बदला आप बताइए। विकास की आप बात कर रहे हैं कि विकास हुआ, बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ। 2-4 क्या विकास आपको बस्ती में दिख रहा है जो पिछले 10 साल में जो बदलाव हुआ? इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, मेडिकल कॉलेज बना है, पुस्तकालय बना है। ऐसे बहुत कार्य हुए हैं जो सांसद जी के आने के बाद बस्ती जनपद में कार्य हुआ है। कार्य लड़ाई में रहेगा कि समीकरण सब बना रहे हैं बैठ के, जो है बसपा वाले अलग बना रहे हैं, सपा वाले अलग बना रहे हैं कि कैसे गोटी सेट किया जाए, तो उससे विकास कुछ मुद्दा बनेगा? गुट्टी सेट करने से कुछ नहीं होने वाला है। 2014 के पहले जातीय समीकरण था, लेकिन 2014 के बाद जातीय समीकरण टूट चुका है। सम्मान निधि पाने वाले वोट मोदी जी को ही करेंगे, ये निश्चित तौर पे जान लीजिए। जिसको फ्री राशन मिल रहा है, लगभग वोट मोदी जी के नाम पर जाएगा और निश्चित तौर पे भाजपा फिर बस्ती में जीत का डंका बजाएगी। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या माहौल लग रहा है बताइए? माहौल तो एक तरफा है। यहाँ मोदी जी के नाम पे सभी लोग वोट करेंगे, विकास के नाम पर करेंगे, राम मंदिर के नाम पर करेंगे। क्योंकि 500 साल पुराना मंदिर का जो विवाद था, जो कोई भी आता था सिर्फ मुद्दा वही उठाता कि हम मंदिर हम बनाएंगे। लेकिन मोदी जी ने वो भी करके दिखा दिया। 370 हटा दिया, 3 तलाक हटा दिया। और हमारे यहाँ बस्ती में तो विकास की धारा बही रही है। यहाँ कप्तानगंज टू 3 इंच का रोड बन रहा है, जो कि यहाँ पे चलने लायक नहीं था। बेउरा से यहाँ देखिए विटरिया वाला रोड बढ़िया बन गया है। हमारे यहाँ भौखरी पावर प्लांट लगा है, जो कि यहाँ पूरे पूर्वांचल में विद्युत सप्लाई हमारे यहाँ से होगी, माननीय हरीश जी की देन है। तो यहाँ पे लड़ाई किसकी है? लड़ाई किसी की नहीं है। एक तरफा होगा, कमल खिलेगा। ये जो बसपा पंडित जी आ गए, कितना असर रहेगा? कोई असर नहीं रहेगा, क्योंकि वो लेट कर दिए है ना। इनको 2 महीने पहले डंका बजाना था। कोई असर नहीं रहेगा। पंडित जी लोग, मिश्रा जी लोग से जुट, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर जाति के हर वर्ग के लोग भाजपा के साथ हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
पंडित जी लोग जाएंगे नहीं? नहीं जाएंगे पंडित जी लोग। अब 2-4-22% तो हर उसमें जाते हैं, भाजपा में जाएंगे, सपा में जाएंगे, बसपा में जाएंगे, हर बिरादरी के लोग, लेकिन ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लड़ाई में नहीं रहेंगे? नहीं, लड़ाई में नहीं रहेंगे। किससे बसपा किससे लड़ेगी? सपा से लड़ेगी, भाजपा सपा से लड़ेगी। यहाँ बसपा किससे लड़ेगी? बसपा तीसरे नंबर पे रहेगी। नहीं, हम वही जैसे पंडित जी लोग जो असमंजस में है वो कितने असमंजस में रहेंगे, समय आने पर सब एक तरफा हो जाएंगे। वहाँ बटन पे पहुंचेंगे तो भूल जाएंगे। राम के नाम पे वोट दे देंगे, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और बिरादरी कहाँ जाएगी? बिरादरी क्या, भगवान के आगे बिरादरी क्या है? बिरादरी तो हम लोग अपने शादी विवाह में देखेंगे ना, विकास के नाम पे वोट देंगे, बिरादरी उसमें नहीं देखी जाती है। शादी कहीं करने जाएंगे वहां बिरादरी हम देखेंगे। तो कह रहे हैं हमको जात पे वोट दीजिए, आप भले तो कहेंगे ही ना, उनके पास जब और कोई मुद्दे नहीं है, सिर्फ पीडीए है। पीडीए तो मोदी जी ने आगे किया है ना, आज तक पिछड़े को सिर्फ मोदी जी ने आगे किया है। वल्लभ भाई पटेल जी का, सरदार अम्बेडकर जी की सबसे भव्य मूर्ति मोदी जी ने बनवाया है। आज तक पीडीए वाले कहाँ थे? जो यहाँ मतलब अल्पसंख्यक एससी पिछड़े हैं, उनको सिर्फ मोदी जी ने आगे किया है। अब तक वो लोग दबे हुए थे, उनको ऊंचा सिर्फ मोदी जी ने किया है। यही सोच के तो नहीं मिश्रा जी गए हैं कि लाभ मिल जाएगा। अब भाई मिश्रा जी की अलग सोच है, पता नहीं क्या है। 35 साल भाजपा में थे, अब तो चले गए, अब तो क्या कहना भाई, सब अपने अपने तरह से चुनाव लड़ते हैं। अब क्या उनका समीकरण हो तो खुद ही जानते होंगे। समीकरण बिगाड़ दे। नहीं, समीकरण तो नहीं बिगड़ेगा, विकास के नाम पे यहाँ लोग वोट करेंगे। तो पंडित जी नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे पंडित जी। हम भी पंडित जी हैं लेकिन जाएंगे नहीं। क्या नाम है आपका? राजमणि पांडे। ऐसा ना हो कहीं रिश्तेदारी जोड़ के पहुंचे हो, कहें कि देख ऐसा लीजिए। कुछ नहीं है, हम लोग विकास के नाम पे रहेंगे। हमारे रिश्तेदारी रिश्तेदारी आज तक हमारे गांव में, अपने गांव की बात कर रहे हैं, पिच रोड बहुत दूर था, अब तो गली गली हमारे यहाँ पिच रोड हो गया, चारों तरफ से रिंग रोड बन गया हमारे गांव में। तो हम लोग विकास के नाम पे वोट देंगे या जाति के नाम पे वोट देंगे? हम लोग विकास के नाम पे वोट देंगे और यहाँ का बस्ती की जनता विकास के नाम पे वोट देगी। कहाँ रहेंगे राम प्रसाद चौधरी? राम प्रसाद चौधरी तो लड़ेंगे ही, लेकिन वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। गठबंधन में जब नहीं जीते तो अब क्या जीतेंगे? इस बार खाता खुलेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उनका भतीजा जीता था, आज खुद लड़ रहे हैं, दूसरे को मौका नहीं दे रहे, तो जनता ये समझ गई है कि सिर्फ अपने घर घराना में खिलौना करेंगे, तीसरे को मौका मिलेगा नहीं। परिवारवाद पढ़ा रहेगा, सिर्फ परिवारवाद। भतीजा हो गया, बेटा विधायक हो गया, खुद आ गए हैं सांसद लड़ने। 25 साल यहाँ से क्या विकास किया बताइए? और सांसद जी, माननीय सांसद हरीश द्विवेदी जी ने तमाम पुल बनवा दिए। कुछ नहीं बनवा दिए, बोर्ड लगा है, यही सिर्फ बोर्ड लगा है और कोई कुछ विकास कार्य नहीं हो। कोई पत्थर दिखा दें कि कहाँ पे लगा, हमारा काम कहाँ हुआ है? माननीय सांसद जी का ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे उनका बोर्ड नहीं लगा, जहाँ पे विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पे वोट सब करेंगे, मेरा जहां तक अनुभव है। विकास मुद्दा रहे। बिल्कुल गांव में बिल्कुल राशन पा रहे हैं, सम्मान निधि पा रहे हैं, उज्ज्वला गैस पा गए हैं सब लोग, सुमंगला योजना का लाभ पा रहे हैं। तो भाई देना चाहिए। अब वैसे भाई जनता है, नहीं बिल्कुल नहीं, जब सुविधा मिलेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी ऑटोमेटिक। जब सुविधा, साइकिल छोड़ के कार चलेंगे तो महंगाई तो बिल्कुल बढ़ेगी। आज हमें अकेकवा आना है, 4 पहिया से आएंगे तो 200 रुपए का डीजल तो लगेगा ही, मोटरसाइकिल से चले आएंगे तो 20 रुपए में चले आएंगे। अभी हम पिछले हफ्ते में गांव में गए थे, वहाँ चर्चा हो रही थी, तो जब हमने वो खबर लगाया तो उसमें एक लोगों ने लिखा कि जो है, एक बुजुर्ग ने बताया कि किस तरीके से उनके परिवार के लोग 2 बच्चे BSc AG करके फिर वो गन्ने का काम खेत में कर रहे थे। तो एक सज्जन ने उस पर अपना कमेंट लिखा कि जो चचा बोल रहे हैं, लग रहा 2014 से पहले तहसीलदार थे और सरकार आने के बाद जो है ये इनकी कमाई कम हो गई। तमाम सारे अपनी अपनी राह है, लोग चर्चा करते रहते हैं, सबके अपने मुद्दे। कुछ और लोग यहाँ पे उनसे बात करते हैं। दादा कहाँ से आ रहे हैं? इधर आइए जरा। कहाँ से आ रहे हैं? यही काम करते हो। क्या नाम है? बनवाई लाल। हाल में चुनाव ना अरे ठीक है, वो चुनाव चाहे कुछ लड़ाई किससे किससे? अरे लड़ाई भैया कैसे बताइए, जो अरे हाथी, साइकिल, कमल के फूल, चर्चा होती दुकानी अपना कुछ। अरे वो तो होते है। माहौल का है। अब माहौल भैया महिलाएं अपने में रहा जाए, कहाँ जाए। काम किए मोदी जी के नहीं? मोदी जी कुछ काम हम किए कि नहीं? अरे काम भैया राशन राशन मिला है? मिल रहा है? हाँ, वो राशन राशन मिल रहा है? मेरे तो यार। ठीक ठीक। भाई साहब क्या नाम है आपका? परमेश्वर पांडे नाम है। तो आइए इधर आइए। तो पांडे जी, बसपा से पंडित जी आ गए हैं
तो ये पंडित जी लोग कहाँ जा रहे हैं? बसपा में जाएंगे कुछ कि टिके रहेंगे भाजपा में? नहीं, बस केवल कमल का फूल भाजपा में। बसपा में पंडित से आने से कोई मतलब नहीं होगा, लड़ाई एक तरफा है। भाजपा फिर से जीतने जा रही है। तीसरी बार हरीश जी सांसद बनेंगे, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और रिकॉर्ड वोटों से जीत होगी इस बार। पिछले 2 बार की तुलना में इस बार ज्यादा मार्जिन से वोट जीतेंगे हरीश जी। अभी आप कह रहे हैं कि 2019 का जो गठबंधन था सबसे मजबूत गठबंधन माना जाता था, उस समय भाजपा के प्रत्याशी ने यहाँ पे जीत दर्ज की और इस बार जो है सपा ने कांग्रेस से गठबंधन किया है। तो क्या लग रहा है कि जो दयाशंकर मिश्रा को बसपा से उतारा गया है ब्राह्मण चेहरा होते हुए, क्या उसका असर भाजपा के वोट बैंक पे पड़ेगा या उससे सपा मजबूत होगी यहाँ पे? नहीं, सपा मजबूत नहीं होगी बल्कि भाजपा ही मजबूत होगी, क्योंकि जनता जानती है कि अपने अपने फायदे के लिए लोग इधर से उधर कूदते रहते हैं और जनता देख रही है कि पिछले कई सालों से 10 साल बनाम पिछले कई साल जो भी सांसद हुए हैं, जो भी विधायक हुए हैं, उनकी तुलना में हरीश द्विवेदी जी के काम दिख रहे हैं। कोई भी पिछले सांसद जो रह चुके हैं राम प्रसाद चौधरी जी, उनका कोई काम नहीं बता सकता है। वर्तमान में भी देखिए कप्तानगंज यहाँ से 7 किलोमीटर नेशनल हाईवे है, टिनिच रोड बन रहा है और दुबोला से बस्ती नेशनल हाईवे 12 किलोमीटर की दूर पर बन चुका है। चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ चुका है और तमाम योजनाएं मोदी जी की ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो गरीबों को फायदा दे रही हैं और जिससे गरीब चाहे वो अगड़े वर्ग के हों, चाहे पिछड़े वर्ग के हों, चाहे दलित हो या अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, वो बस मोदी जी के नाम पे, हरीश द्विवेदी जी के नाम पे वोट दे करेगा भाजपा के लिए। बस्ती में कितना विकास आपको पिछले 10 साल में कितना बदलाव दिख रहा है? पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। आप नाम गिनाने लगेंगे तो शायद एक पेज भी कम पड़ सकता है उसके लिए। जैसे कि प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम बना हुआ है लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से और पंडित रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे वाचनालय पुस्तकालय बना हुआ है। रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण कर देख लिया जाए। बस्ती की जनता के लिए मनवर संगम एक्सप्रेस का ठहराव हो देख लिया जाए और तमाम ऐसी योजनाएं हैं। बस्ती के चारों तरफ रिंग रोड की स्वीकृति हो चुकी है। भूमि अधिग्रहण लगभग पूरा हो रहा है। इस तरह से विकास के सारे कार्य जो है वो पिछले कई सालों की तुलना में रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ। इस बार भाजपा तमाम सारे जो जाति से जुड़े हुए कार्यक्रम करती थी उससे परहेज कर रही है। वही समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए सम्मेलन कर रही है, तो क्या लग रहा है कि इससे जो जातिगत बंटवारा है वो उसका कुछ असर दिखेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। हमने आपको पहले ही बता दिया कि जनता इस बार क्या हर बार जब भी मोदी जी चुनाव में आते हैं या भाजपा चुनाव में आएगी तो विकास के मुद्दे पे आएगी, विकास के नाम पे वोट करेगी और कोई मुद्दा सामने नहीं होगा। कोई भी हो विकास के मुद्दे पे वोट होगा। ये जो समीकरण है ये सब काम नहीं करेगा। समीकरण कोई काम नहीं करेगा। समीकरण कोई भी बनाए, रिजल्ट अंत में भाजपा के पक्ष में होगा। हर चुनाव में जातीय समीकरण को सफल करने का, जोड़ने का और विपक्षी पार्टियों के द्वारा उसको तोड़ने का अलग अलग प्रयास किया था, अलग अलग तरीकों से। इस चुनाव में हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात अगर आपसे करें तो जातिगत समीकरण कितना असर दिख रहा है और क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अलग अलग सम्मेलन हो रहे हैं उसमें कुछ परसेंटेज वोट का घटना बढ़ना कुछ इससे निर्धारित होगा? अगर जातियों से जो है देश के सांसदों का निर्माण हो, देश के सांसद चुने जाएं, देश के प्रधानमंत्री चुने जाएं, तो उस देश का दुर्भाग्य है। जातियों पे नहीं तय होना चाहिए कि जाति के आधार पे हम इनको वोट देंगे, जाति के आधार पे हम इनको वोट नहीं देंगे। मुद्दा वो विकास का होना चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए कि हमारी सड़कें कैसी हैं, हमारे यहाँ की बिजली व्यवस्था क्या है, हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या है, हमारे यहाँ के अस्पताल क्या हैं। मैं आपको बता दूं कि आजादी के जहां 70 साल से ज्यादा हो गए विवेक जी, आज भी प्राइमरी विद्यालयों में जमीन पर बैठकर पढ़ने की व्यवस्था है। 2 क्लासों में सिर्फ 2 कक्षाएं होती हैं, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे बच्चे? सिर्फ 2 मास्टर कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। वो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? सरकार को शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है, सरकार को स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। कोई इसमें से बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, भगवान ना करे किसी के परिवार में किसी को कैंसर हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि बिना वो अपने जमीन बेचे, बिना वो अपने गहने जेवर बेचे कैंसर का इलाज नहीं करा सकता। कैसे देश में रहते हैं हम?
आजादी के 70 साल से ऊपर हो गए, आज भी जो है इलाज कराने के लिए हमें जो है अपने गहने बेचने पड़े, हमें आज अपने जमीन बेचने पड़े, खेत बेचने पड़े, हमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जमीनें बेचनी पड़े। इसमें से कोई कह दे कि अगर कोई चाहेगा कि इनका बच्चा एमबीबीएस करना चाहता है, आईआईटी कॉलेजों में पढ़ना चाहता हो, पढ़ा लेंगे बिना जेवर बेचे। क्या करती हैं सरकारें? ऐसी स्थितियां क्यों है देश में? इन पर ध्यान देने की जरूरत है। और जनप्रतिनिधि हमेशा जनता से जो है इतना मजबूत नहीं होना चाहिए कि वो जो चाहेगा वो करेगा। हमेशा जनता को मजबूत होना चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधि हो ना, हमने उनको चुना है, सांसद को हम चुनते हैं, विधायक को हम चुनते हैं, हम उनसे सवाल करेंगे। लोगों को सवाल करना चाहिए। जिंदाबाद करने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, जिंदाबाद करने की जरूरत नहीं है। तो जनता के भी स्तर से आपको नहीं लगता कि अगर एक आदमी 25 साल कोई विधायक रह रहा है, 20 साल कोई सांसद रह रहा है, और जनता क्यों नहीं समझ पाती ये चीज? जनता आखिर क्या चाहती है? ये तो जनता का भ्रम है। ये तो जनता का भ्रम है कि वो हमारे जाति के हैं, वो लगातार आएंगे और विकास कर देंगे। जिस आदमी को आप आजमा चुके हैं कि जो 20 साल 25 साल विधायक रहा है, उसने अगर अपने विधानसभा के दौर में कुछ नहीं किया तो उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? उससे उम्मीद करना अपने आप को ठगा महसूस करना है। ये तो बेईमानी होगी। नहीं तो मोदी सरकार के 10 साल का कार्यकाल है, तो वो पिछले अगर 40 साल 50 साल से तुलना करें, जिस तरीके से पार्टी दावा करती है प्रधानमंत्री से लेकर के और जो बूथ अध्यक्ष तक, तो कुछ उसका कुछ असर दिखेगा इस चुनाव में? अब देखिए, भाजपा 10 सालों से सरकार में है। जाहिर सी बात है कि भाजपा के पास समाज के अंतिम छोर तक जो है उसके कार्यकर्ता हैं, और जिसके पास कार्यकर्ता है उसकी जो है जय जयकार ज्यादा होती है, उसकी नीतियां ज्यादा रूप से जो है संचालित हो पाती हैं और जनता तक पहुंच भी पाती है, और सरकार में होने का भी फायदा मिलता है। अन्य पार्टियों की अगर हम बात करें तो लोकसभा में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये होता है, विवेक जी आपको बता दें कि सरकार में या तो भाजपा आएगी या तो कांग्रेस आएगी। लोग जानते हैं कि सपा बसपा को जो है केंद्र में आना नहीं है, इसलिए लोगों का जो रुझान होता है जनता का, या तो वो भाजपा पे होता है या तो कांग्रेस पे होता है। अब ये जनता के ऊपर है कि वो क्या तय कर पाएगी। और कहीं ना कहीं इतने सालों से केंद्र में कांग्रेस ना होने की वजह से उसके कार्यकर्ता उस स्तर पे नहीं है, उसके लोग ना तो जो है समाज में है ना तो बूथों पर हैं, तो इसका असर तो कहीं ना कहीं दिखेगा। बाकी राहुल गांधी जी लगातार परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तमाम सारी उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी और भी तमाम यात्राएं कर रहे हैं। अब उनके जो टीम है उनको निर्धारित करती है, ये तो वो वही तय करेगी कि इतनी लेट यात्रा उन्होंने क्यों शुरू की, अब तक वो पूरी नहीं हो पाई। अगर उनको करना था, केंद्र में आना है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। बाकी अब जनता आप कहिए कि वो लुभावने वादों पर जो है वोट दे देगी, जातियों पर वोट दे देगी, तो हमें नहीं लगता कि अब जनता जो है उतनी मूर्ख रह गई है। उसको भुना पाना इतना आसान नहीं है। बैठिए, नाम बताइए अपना। प्रमोद पांडे, कहाँ के रहने वाले हैं? चेन्नई चेन्नई। चेन्नईपुर। ये जो बसपा से आए हैं दयाशंकर मिश्रा, तो पंडित जी लोग कुछ है फेवर में क्या? अभी मैं उनको देखा ही नहीं, उनको जानता ही नहीं हूँ। यही सुने हैं कि दयाशंकर मिश्रा आ रहे हैं, हमारा उनका कभी मुलाकात भी नहीं हुआ है, क्या बताएं उनके बारे में, हमें कोई जानकारी ही नहीं है। और देना भी, बसपा को वोट देने का मतलब वो, या सपा या बसपा कोई भी हो, वोट देने का मतलब बेकार करना है। दोनों में से एक को दे देना है, या कांग्रेस या बीजेपी। तो कांग्रेस सपा गठबंधन, तो नहीं देना है। तो इंडिया गठबंधन आपको कमजोर लग रहा है क्या? आएगा नहीं, आएगा नहीं, देना बेकार है। अरे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, लालू यादव, इतना बड़े बड़े नाम है, कहाँ कमजोर लग रहा है? नहीं, कमजोर तो है ही है, अखिलेश यादव ही लग रहा है कमजोर है, जैसा हमको लग रहा है कमजोर है, और देना बेकार है। अच्छा, वो सब छोड़िए, बताइए बस्ती में 10 साल में कुछ बदलाव महसूस हो रहा बदलाव तो दिख ही रहा है। इसके पहले अरविंद चौधरी थे, अरविंद चौधरी को तो मैं देखा ही नहीं, इनको तो 1-2 बार देख भी लिया हूँ। ठीक है, बढ़िया है। है? अरविंद चौधरी देखे नहीं है? अरविंद चौधरी को मैं देखा भी नहीं हूँ। 2 बार ये सांसद है, ठीक है। इसके पहले श्री राम, वो 5 साल सांसद थे अरविंद चौधरी, उनके चाचा राम प्रसाद चौधरी 25 साल ही विधायक थे, उनके लड़के भी देखा हूँ, उनको भी नहीं देखा हूँ। शादी पार्टी में देखा हूँ, शादी वादी में किसी के आते जाते देखा हूँ, बाकी मैं देखा नहीं हूँ। जो मैं देखा नहीं हूँ वो मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, देना ये मुद्दा क्या बन रहा है? बस जातीय समीकरण की विकास? विकास, विकास ही मुद्दा बनेगा और बनना चाहिए। यही विकास का मुद्दा बनना भी चाहिए। जातीय समीकरण में यही, इसी में तो देश बर्बाद हुआ है। सब जात जात लेकर के चल रहे हैं, क्या मतलब है इससे? कार्यकर्ता नेता से हिसाब भी नहीं मांगते हैं।
ये कार्यकर्ता की बेवकूफी है। कार्यकर्ता जो है उनको हिसाब मांगना चाहिए ना कि आप क्या किए हैं। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र सिर्फ प्रधानी तक सीमित है। आप बताइए, लोकतंत्र सिर्फ प्रधानी तक लोग। परिवारवाद की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, परिवारवाद की बात में, लोकतंत्र की मैं बात कर रहा हूँ। लोकतंत्र सिर्फ प्रधान तक सीमित है। जितने चढ़ करके लोग प्रधान से बोल देते हैं, प्रधान से आगे भी कोई बोल पाता है? लाइन लगती हाँ? कोई बोल है, पाता लाइन है? लगती है। वहां लाइन लगती है लेकिन कोई बोल नहीं पाता है। लोकतंत्र की लोग बात करते हैं लेकिन लोकतंत्र सिर्फ प्रधानी तक सीमित है। इसके आगे किसी को मैं बोलते हुए देखा नहीं कि कोई विधायक के घर जा करके ये कह दे कि हमारे क्षेत्र में आप काम नहीं किए। ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। हाँ, ऊंची आवाज में। या कोई सांसद के यहाँ जा करके कह दे कि आप क्या किए 5 साल में। चौराहे पर सब लोग बात कर लेते हैं लेकिन आज तक कोई 10, 20, 50 लोगों की गोल गई नहीं है कहने के लिए। प्रधान जी से रोज हिसाब मांगते हैं। प्रधान से हिसाब मांगते हैं क्योंकि लोकतंत्र वही जीवित है। ये प्रधान जी आपकी बात कर रहे हैं। हाँ? लोकतंत्र का भी फैलाव हुआ नहीं है। रोज आरटीआई लगाए फिट रहते पब्लिक को चाहिए कि जैसे प्रधान का घेराव होता है उसी तरीके से सांसद और विधायक का घेराव होना चाहिए। विकास क्यों नहीं होगा? हम बात वहां तक पहुंचाएंगे तभी तो आप लोगों के माध्यम से बात ऊपर तक जाएगी। जब हम नहीं बोलेंगे तो बात ऊपर तक कैसे जाएगी? चौराहे पे बात करके बैठ जाते हैं। इसमें विधायक या सांसद की कोई गलती नहीं है, गलती जनता की है। हम लोग आवाज उठाएंगे तो आप लोग वो आवाज ऊपर तक पहुंचाएंगे। सही है कि नहीं? अब बस्ती बताइए, समीकरण बताइए हमको। त्रिकोणीय आमने सामने कौन रहेगा बताइए। बता रहे मिश्रा जी के आने से जातीय समीकरण। कुछ नहीं, समीकरण से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो बुद्धिमान है वो जानते हैं कि हमें राहुल गांधी को चुनना है या नरेंद्र मोदी को चुनना है। बाकी देने का मतलब यह है सिर्फ लड़ाना। पीडीए सम्मेलन कर रहे हैं सपा वाले। कुछ भी कर ले, जो बुद्धिमान है वही, जो अभी भाई साहब बोले हैं कि पब्लिक बेवकूफ नहीं है। जिसको देखना मिलेगी वोट भी नहीं देगी। हाँ, लाभ भी लेगी, वोट भी नहीं देगी। जनता पब्लिक अब नेता बेवकूफ बनाएगी। पब्लिक अब नेता को बोलेगी कुछ नहीं। इस बार चुनाव में एक चीज और आपको बता दें, 2014, 2017, 2019, 2022 जिस तरीके से उन चुनावों में पब्लिक की तरफ से ओपिनियन आते थे, लोग अपनी रुचि रखते थे और एक चर्चाएं थी, वो इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। जनता कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ जोन में रख के जो है उसको कहाँ वोट करना है, कैसे करना है, उसके मुद्दे क्या है, वो खुलकर बहुत सामने नहीं आ रही। जो लोग थोड़ा सा समाज में ज्यादा चलते फिरते हैं, जिनकी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जिनका राजनीति में है, वो थोड़ा बोलते हैं। बाकी जो कोर वोटर है, जो गांव में जो लोग हैं, वो थोड़ा सा बहुत शांत रह के फिर वो वोटिंग करने के मूड में है कि जब जिन चरणों में उनका मतदान है वो वहीं से वोट करके फिर साइलेंट रहेंगे। जो होगा उसको स्वीकार कर लेंगे और खुलेंगे भी नहीं, काम भी उनका हो जाएगा जिस पार्टी को उनको वोट देना है। अच्छा, ये बताइए, गांव के स्तर पे कुछ बेसिक सुधार लग रहा है? सरकार इतना दावा कर रही है, राशन, शौचालय, पेंशन, सम्मान निधि, नरेगा, वो मिल रहा है, सबको मिल रहा है। नरेगा का भी पैसा मिल रहा है। कुछ देर पहले प्रधान जी मिले, कई नरेगा ने उत्पात मचा के रखा है, इसको बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए तो प्रधान लोगों का क्या होगा? कमाई तो वहीं से हो रही है। नरेगा बंद कर देंगे, कमाई कहाँ से होगी? कमाई संतोष है उनको। कमाई संतोष, बवाल से बचना चाहते हैं। बवाल इसमें कुछ नहीं है, नरेगा ही तो संभाल के रखी है। कह रहे हैं कि बताइए, 100 लोग दिल्ली हैं और रोज भुगतान हो रहा है। ये कहना बोलो, बहुत लंबा चौड़ा है। अपना विचार आप रखिए, जो भी कहना चाहते हैं। नरेगा उनकी अपनी समस्या थी एक जो है कि वो ये कह रहे थे कि मतलब हमेशा उनका गला फंदे में फंसा रहता है सरकारी जो जांच पड़ताल का मामला, ये वो कह रहे थे। नरेगा में तो कोई फंसा ही नहीं सकता है प्रधान को, क्योंकि 100 दिन की तो मजदूरी सरकार ही दे रही है। 100 दिन का तो पैसा निकाल ही सकता है एक प्रधान, किसी के भी नाम से। क्या कर लेंगे? कौन सा जांच लगेगा इस पे? आप हमको बताइए। एक प्रधान 100 कार्ड अगर निकाल रहा है तो 5 साल में उसका करोड़ों रुपया तो ऐसे ही हो जाता है। कौन सा जांच आप कच्ची मिट्टी में कौन सा जांच आप लगवाएंगे? नरेगा ही प्रधान को संभाल के रखी है, बाकी तो सबका हिसाब मिलता है। अच्छा, भाजपा वाले लगातार परिवारवाद की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को लेकर के सीधे घेर रहे हैं, तो क्या लग रहा है परिवारवाद का कुछ? अरे बीजेपी में कोई परिवार ही नहीं है तो इनका परिवारवाद तो नारा देंगे ही। इनमें तो आधा से ज्यादा गैर शादीशुदा है। इनका परिवार नहीं है तो परिवारवाद का नारा लगाएंगे? ये सब बातें हाँ छोड़िए, ये सब नेताजी को हमारे लीजिए। क्या नाम है आपका? सुधार। हाँ? अरे नाम बताइए, कुछ बोलना नहीं है।
शिवलाल क्या करते हैं प्रधानी जी। काम काम नाम हुआ है काम तो भइले है। हाँ? चुनाव माहौल का है ठीक है। लड़ाई के कर है लड़ाई आमने सामने कौन है सपा और बीजेपी है। सपा बीजेपी और बसपा बसपा है कम। है। और जो पंडित जी आ गए हैं प्रत्याशी वो कितना असर रहेगा वो कार्य कौन असर बहुत विशेष नहीं। अरे कह रहे हैं माल एकदम पूरा समेट ले रहे हैं ये भैया, पंडित जी लोगों को हाँ? सामने सपा बीजेपी है। हाँ? सपा बीजेपी सपा बीजेपी लड़ाई है मुद्दा क्या रहेगा जातिवाद की काम अभी का हमसे ना बोला हुआ है। इस पर नहीं बोलेंगे आप भी कुछ बोलेंगे वो क्या नाम है अरे नाम बताओ कुछ बोलना नहीं है हमारा नाम मनोज कुमार। मनोज कुमार मनोज कुमार क्या करते हैं क्या काम करते हैं? गरीबी इंसान है जो काम करते हैं यहाँ किसानी करते हैं कुछ और करते हैं किसानी भी करते हैं। अच्छा अच्छा घर में क्या लोग हैं घर में है 5 लोग हैं। 5 लोग हैं राशन मिल रहा है ना राशन मिल रहा है। अच्छा और कोई समस्या कोई समस्या नहीं। सरकार से खुश हैं सरकार से खुश है। अच्छा अच्छा क्या नाम है आपका प्रभुनाथ चौहान, ग्राम प्रधान एकवा। चौहान लोग हैं चौहान जी तो मंत्री बना दिए गए जी क्या असर रहेगा नहीं, जातीय समीकरण का विकास पे लोग वोट देंगे ना। अरे पूरा चुनाव जातीय समीकरण प्रत्याशी जातीय समीकरण से आना जाना आ रहे हैं जा रहे हैं तो कैसे 100% थोड़ी जातीय समीकरण है, उसमें कुछ परसेंटेज है। और जो रोड और चौराहे पे चल रहे हैं ऐसे लोग जो जिस दल में जुड़ा है वो उस दल का गुणगान कर रहा है। गांव की जनता अभी किस कहने से बच रही है कि हम वोट किसको देंगे। वही तय करेगी कौन जीतेगा हाँ, वही तय करेगी किसको जीतना है। और जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, जैसे किसी का बसपा से लगाव है, किसी का सपा से है, किसी का कांग्रेस है, मान लीजिए गठबंधन है, किसी का बीजेपी से, तो लोग अपना अपना गुणगान कर रहे हैं। बैलेंस बना के बात कर रहे हैं गांव की जनता जो है वो पूछने पर कुछ भी कहने से कतरा रही है। जनता कुछ खेल कर दे भाई जनता जाने, बदला है 10 साल में बस्ती 10 साल में विकास हुआ है। क्या विकास दिख रहा रोड अब यही हम लोग जब निकलते थे तो यहाँ पचपड़वा से और बस्ती का रोड बहुत खराब था। अभी यहाँ हम लोग जैसे हम प्रधान है, अगर ब्लॉक पे जाना हो तो जिस रास्ते जाएं 1 घंटे से कम नहीं लगता है। अब रोड बन रहा है, हम लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, जनता के लिए आसानी हो जाएगी, तो विकास तो हो ही रहा है, काम हुआ है सब काम हुआ है। देखिए अभी हमने तमाम सारे लोगों से बातचीत की सबके विचार जाने अब धीरे धीरे चुनाव जो है अपने आगे बढ़ रहा है 6वें चरण में 25 मई को बस्ती में मतदान होना है तमाम जो प्रमुख दल हैं उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है सीधे तौर पर यहाँ भाजपा से जो हरीश द्विवेदी हैं तीसरी बार लगातार चुनाव मैदान में है बसपा सपा और कांग्रेस के गठबंधन से रामप्रसाद चौधरी यहाँ प्रत्याशी बनाए गए 5 बार विधायक रहे उनके भतीजे सांसद रहे हैं उनके बेटे यहाँ से कप्तानगंज से विधायक हैं इसके अलावा बसपा ने दयाशंकर मिश्रा जो भाजपा से बागी होकर बसपा में शामिल है उनको प्रत्याशी बनाया गया क्या कुछ समीकरण हो गया और लोगों से आगे के दिनों में बात करेंगे माहौल समझने का प्रयास करेंगे कैमरा पर्सन संतोष के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्रा।